20वें अध्याय का पाठ किया है और इस अध्याय का पहला ही मंत्र था क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि मात्वा हिंसीन मामा हिंसी। इस मंत्र में जो सभापति है, सभा का ईश है, उसका वर्णन किया गया है। देखिए, सभाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक धार्मिक या सांस्कृतिक सभा और दूसरी सभाएं राजनीतिक सभाएं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब राजनीतिक सभाएं हैं। और सांस्कृतिक धार्मिक संगठन जितने हैं, इनके भी सभाएं हैं। तो दोनों के ही जो सभापति हैं, दोनों के जो सभेश हैं, उनका और सभा के सदस्यों का जो पारस्परिक व्यवहार है, उनका कर्तव्य, उसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है कि परस्पर कैसा व्यवहार करें। कहा क्षत्रस्य योनिरसि, जो सभा का अधिपति है वह क्या है? वह क्षत्र का योनि है, कारण है। क्षत्र क्या है? क्षत्र का अभिप्राय है जो कष्टों से छुटकारा दिला देता है, जो दुखों से छुटकारा दिला देता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं पर कोई चोट लग गई हो, किसी भी तरह से कोई कट लग गया हो, तो जो कट लगा है, जो जख्म हुआ है, वो क्षत है। और उस क्षत से जो बचाने का कार्य करता है, और डॉक्टर क्या करता है, वहाँ पर कोई पट्टी लगा देता है, दवाई लगा देगा। क्यों? यदि उसको नहीं लगाएं तो उसका परिणाम क्या होगा कि बार बार वहाँ पर चोट लगती रहेगी, वहीं पीड़ा पहुँचती रहेगी। तो उससे वो छुटकारा दिला देता है, उससे वो बचा देता है। तो इसी प्रकार से जो सभेश है, सभा का अधिपति है, उसका दायित्व है कि उस सभा के जितने सभासद हैं उनका, और यदि राजा है तो उसकी सभा के जो सभासद हैं वो सारी जनता के प्रतिनिधि हैं। लोकसभा में जब एक व्यक्ति चुनकर जाता है तो वो 15 लाख 17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और 15-17 लाख लोगों के मन की बात, उनकी पीड़ाएं उस सभेश तक किसके माध्यम से पहुंचती हैं? उस एक व्यक्ति से पहुंचती हैं। और इस व्यक्ति को 15-17 लाख का प्रतिनिधित्व करता है। ये कब समझ में आता है हमें? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखते हैं सारे विधायक मतदान कर रहे हैं, सारे सांसद मतदान कर रहे हैं, और उनकी गिनती कितनी होती है? जीत होती है लाखों में, और 1 लाख तो सारे भी सदस्य नहीं हैं लोकसभा और विधानसभाओं के। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में जीत लाखों की कैसे हुई? वहाँ वोट का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जिस राज्य के जितने वोटर हैं और उसके जितने सांसद हैं, उनमें बांट दिया जाता है। तो एक सांसद की वोट का मूल्य उतना हो गया। ऐसे ही विधानसभा में होता है। तो उस सभेश का दायित्व क्या है कि वो क्षत्र का, जो क्षत हैं, जो जख्म हो जाएं, जो पीड़ाएं होती हैं, जो कष्ट या तकलीफ हैं, उनसे बचाने का कारण है। प्रजाओं को कोई कष्ट पहुंचता है तो उस कष्ट से बचाने वाला कौन है? उसका दायित्व किसका है? वो राजा का है, शासक का है, सभेश का है। थोड़ा सा एक संदर्भ है राम के पूर्वजों का।
महाराजा दिलीप राम के पूर्वज हैं और महाराजा दिलीप को कोई संतान नहीं है। ये विचार करते हुए कि परिवार में कोई उत्तराधिकारी हो, कोई संतान हो, महाराजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वो उसी शिष्टाचार के साथ गए जिस शिष्टाचार से जाना चाहिए। आश्रम के दरवाजे पर बाहर रथ को रोक दिया और रथ से उतर करके दोनों पैदल चल करके ऋषि के पास तक गए और दोनों ने जाकर के जो ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति बैठे हुए थे उनके चरण स्पर्श किए दोनों ने। और चरण स्पर्श करने के पश्चात जब ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछा कि बताइए राजन कैसे हैं, सब सुखी तो हैं, प्रजा ठीक तो है, तो राजा दिलीप ने कहा यन मदीयः प्रजास्तस्य निरातंकः निरीतय, कि गुरुवर मेरी जो प्रजा है वो निरातंक है। अब आतंक को तो बहुत वर्षों से समझ रहे हैं कि आतंक क्या होता है। राजा कह रहे हैं कि यन मदीयः प्रजास्तस्य निरातंकः, मेरी जो प्रजाएं हैं वो आतंक से रहित हैं। अर्थात वो आतंक जंगली जानवरों का हो सकता है, सरीसृप आदि का हो सकता है, वो प्रजा में भी कुछ आतंकवादी हो सकते हैं, उनके द्वारा पैदा किया गया हो सकता है। आतंक का अभिप्राय है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना कि काम कुछ नहीं हो और व्यक्ति डर जाए। किसी ने व्यक्ति को मारा नहीं है, किसी ने चाकू छुरा नहीं दिखाया, किंतु व्यक्ति डरा हुआ है, पता नहीं कब लग जाए, कब क्या हो जाए। तो ये जो इस प्रकार का वातावरण बन जाना, ये आतंक है कि भय से ही लोग कांपने लगे, कल्पना करके कांपने लगे, वैसे ही डरने लगे। तो राजा ने कहा कि मेरी प्रजा निरातंक है, अर्थात किसी प्रकार का मेरे राज्य में कोई आतंक नहीं है, न जानवरों का है, न पशुओं का, न पक्षियों का है, और न किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, न परस्पर शत्रुओं के द्वारा। और मेरी प्रजा कैसी है? निरीतय है, मेरी प्रजाएं ईतियों से रहित हैं। अब ईति क्या है? कहते हैं अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि, वर्षा हो रही है तो जल ही जल हो रहा है, अन्यथा सारी फसलें सूख गई, कुओं का पानी सूख गया, नहरों में पानी नहीं आ रहा, नदियों में पानी नहीं है, सिंचाई कहां से हो? ऐसी स्थिति हो जाना, तो अतिवृष्टि होना या अनावृष्टि होना। मूसका, जो चूहे हैं वो फसलों को नुकसान करने लगे। बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनमें चूहा बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अभी गन्ने की एक नई प्रजाति आई है पिछले 2 वर्षों से। पहले जो गन्ने की प्रजाति थी, एक सीधा सा कारण होता है कि जितना उसका छिलका कमजोर होता चला जाएगा उतने ही पशु और पक्षी उस गन्ने को नुकसान करने लगेंगे। जितना छिलका सख्त होगा उतना नुकसान कम होगा। क्यों? मनुष्य कम तोड़ेगा खेत में से गन्ने को, क्योंकि उसे छीलना बड़ा कठिन काम है छिलका कठोर होने के कारण से। और जिसका छिलका कठोर है वो अंदर से भी कठोर होता है, फिर उसको क्रश करके रस निकालना दांतों से बड़ा कठिन, आदमी नहीं तोड़ता। गीदड़ के लिए, बंदर के लिए, उनके लिए भी कठिनाई होती है। किंतु धीरे धीरे जब बीमारियां आने लगती हैं फसल में, तो जो ब्रीडर हैं, बीज पैदा करने वाले, वो क्या करते हैं? नई नई प्रजातियां बनाते हैं। और उसका लाभ ये होता है कि नई प्रजाति में पैदावार भी बढ़ जाए, और जैसे गन्ना है तो उसमें रिकवरी बढ़ जाए, चीनी की मात्रा बढ़ जाए। तो पुरानी प्रजाति में तो बीमारी आ गई, शिकायत भी थी बड़ी कठोर है, क्रश करने में मिलों में बड़ा जोर पड़ता है। तो नई प्रजाति बनाई जिसका छिलका कमजोर कर दिया,
और रिकवरी बढ़ा दी। पिछली प्रजाति में भी कमाल किया था, ऐसी रिकवरी जो 1 क्विंटल गन्ने में जो 8 किलो चीनी बनती थी उसकी जगह 12-13 किलो चीनी बनने लगी, ऐसी प्रजाति थी। किंतु वो खराब हो गई। 2 साल पहले नई प्रजाति आई और उस नई प्रजाति में भी रिकवरी भी बढ़ी, पैदावार भी बढ़ी, गन्ने की लंबाई बढ़ा दी, मोटाई हो गई और छिलका हल्का कर दिया ताकि कठिनाई कम हो जाए। अब 2 साल से प्रजाति आई है और इस साल जब बड़े पैमाने पर बोई गई है तो बड़ी शिकायत ये है कि गीदड़ और बंदर खेत में से निकलते ही नहीं है। बंदर बड़े आराम से वहीं बैठ करके गन्ने को चूसता रहता है, पेट भर लेता है वहीं। गीदड़ जिस खेत में आ गया उस नए बीज में, गीदड़ वहां से नहीं निकल रहा। तो ये जो ईटी है, किसान की फसलों को नष्ट कर रहे हो। तो महाराजा दिलीप कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई ईति भी नहीं है, अर्थात यदि कोई फसलें पैदा कर रहे हैं किसान या घर में किसी ने भंडारण कर लिया है तो चूहे इतने बढ़े हुए नहीं है या दूसरी चीजें ऐसी बढ़ी हुई नहीं है जो खाद्य पदार्थों को बर्बाद करती हों। तो कहते हैं निरातंका निरीतया, या तो ईति क्या है, मूषका चूहे, शलभा टिड्डी दल। अब तो टिड्डियां बहुत कम आ रही हैं कई वर्षों से, और आती हैं तो थोड़ी बहुत राजस्थान तक रह जाती हैं, अपने यहाँ तक टिड्डी नहीं आती। अन्यथा होता क्या था, आसमान में ऐसा लगता था कि धूल उठ रही है, पीले पीले रंग की थोड़ा सा हरियाली लिए हुए टिड्डी दल आते थे और आते थे रेगिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान को होते हुए, और वो टिड्डी दल यहां तक पहुंचते थे, दिल्ली के आसपास तक, मेरठ तक। और जब टिड्डी दल आते थे तो किसान क्या करता था, अपनी फसलों को बचाने के लिए घर में जितने प्राणी हैं, कोई थाली ले ली, किसी ने बाल्टी ले ली, किसी ने कनस्तर ले लिया और लकड़ी से उसको पीट पीट करके ध्वनि करते थे, इतना हल्ला मचा देते थे खेत के किनारे पर बैठ करके कि वो टिड्डी दल खेत में ना उतरे। क्यों, यदि खेत में टिड्डी दल उतर गया तो समझ लीजिएगा जैसे गेहूं की फसल खड़ी है, जड़ से साफ कर देगा ऊपर की सारी टिड्डी दल, वृक्ष के छिलके को खा जाएगा। और इतना टिड्डी दल, जैसे मधुमक्खी एक दूसरे के ऊपर लटक जाती है ना, तो टिड्डियां, मधुमक्खी तो नीचे को लटकती है, टिड्डी ऊपर को बैठती है एक दूसरे के ऊपर। पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं टूट जाती थी टिड्डियों के वजन से, वो हमने भी देखी है। एक बार हमने भी वो खेत के किनारे पर जाकर के बचपन में हमने भी लकड़ी से हल्ला किया है, कनस्तर को पीट पीट करके, ताकि ये टिड्डी यहां ना उतरे। तो ये राजा कह रहे हैं कि मेरे राज्य में ये भी नहीं है, सुका तोते भी नहीं है, तोता है, गिलहरी है। अब ये क्या है, आप अपने घर में अंगूर की बेल लगा लीजिएगा, कोठी में थोड़ी सी जगह में लगा लेते हैं ना, तो गिलहरी खाने देगी क्या अंगूर? यदि एक बार उसने देख लिया आपकी बेल 1 साल, तो निश्चिंत रहिए, फिर आप गिलहरी से अंगूर नहीं बचा सकते। तोता या और पक्षी हैं इस तरह के। मैंने एक चीकू का पेड़ लगाया हुआ है, बड़ा पेड़ हो गया है, और पिछले 5-7 वर्षों से ये स्थिति है कि बंदर एक भी चीकू नहीं खाने देते। चीकू इतना लगता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, लदा हुआ है पेड़, और बड़ा हो गया तो दूसरे के मकान से 2 मंजिली छत से पेड़ पर कूदता है। कुछ को तो वैसा तोड़ देगा, और कुछ जब कच्चा होगा तो चीकू तो आप जानते हैं कच्चे में रस कैसा होता है, चिपकता है कितना, मुंह मारेगा, तोड़ तोड़ के घेरता रहेगा, किंतु ये संतुष्टि नहीं है कि ये हो गया। तो सुख कहने का अभिप्राय केवल तोता नहीं है, जितने इन फलों को, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं,
महाराजा दिलीप कह रहे हैं कि मेरे राज्य में इनका आतंक नहीं है, ये फसलों को इतनी क्षति नहीं पहुंचाते कि किसान परेशान हो जाए। किसान परेशान हो ऐसा नहीं करते। निरातंक निरीत सलवा सुखा अत्यासन्नाश्च राजान। और कहता है कि देखो मेरा जो राज्य है, राजा दिलीप कहते हैं, वो कैसा है कि उसमें असमय मृत्यु नहीं होती। माता पिता के सामने उसकी संतान की मृत्यु नहीं होती। राजा कहता है कि मेरे यहां सब सुखी हैं। तो ये सुख तो मुझे सब है, मेरे राज्य में कोई कष्ट तो नहीं है। फिर ऋषि वशिष्ठ पूछते हैं जब ये सारे कष्ट नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हैं, उदास क्यों दिखाई देते हैं? तो उसने कहा कि ये परिवार में कोई संतान नहीं है। तो खैर उस संदर्भ को छोड़ दीजिएगा। तो राजा ने ये कहा कि अत्यासन्नाश्च राजा ने, ये जो ईतियां होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इनका मूल कारण राजा का व्यवहार है। अर्थात राजा का दायित्व है ऐसी व्यवस्था करना कि किसान की फसलों को ये जानवर नुकसान ना पहुंचाएं। शासन का दायित्व है, कोई व्यवसायी व्यवसाय कर रहा है तो जब वो अपने शटर गिरा करके रात को घर आया, दुकान बढ़ा करके घर आया है, तो सवेरे उसका शटर उतना ही सुरक्षित मिलना चाहिए। यदि वो सुरक्षित नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए कि ईतियां आ गई हैं, राज्य में अनीति हो रही है, सुव्यवस्था नहीं है। कार्यालय में आप जा रहे हैं काम कराने के लिए, सबका अनुभव है और मेरे से ज्यादा आपके पास अनुभव होंगे, किंतु कार्यालय में लिपिक को पैसा किस काम का मिलता है? काम करने का, फाइल पूरी करने का। किंतु फाइल पूरी होती है क्या? अभी तो नहीं होती, 2-4 दिन में होने लगी हो तो पता नहीं। सरकार बड़ी कोशिश कर रही है कि इसको भी डिजिटलाइज कर दें, इसको भी ऐसा कर दें, नगद आदमी से लेन देन छूट जाए। किंतु मानता है क्या कर्मचारी? नहीं मानता। आपको मुआवजा मिलता है, कोई चीज सरकार ने आपकी ले ली, कोई किसान आपकी कोई वस्तु दूसरा आदमी खरीद ले, सीधा लेन देन आपका हो रहा है। किंतु सरकार लेती है, सरकार पैसा पूरा दे रही है, आपके अकाउंट में आएगा, सरकार ने कर दिया, नगद कुछ नहीं मिलना। किंतु वो जो बीच में बैठा है ना फाइल बनाने वाला, वो कह देता है कि 50% चाहिए। मैं अनुभव से बता रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं सुनाता कोई भी बात। मेरा भी जब वास्ता पड़ा तो कहता है 50% चाहिए। मैंने कहा 50% तो नहीं हो सकता। और लड़ते लड़ते जब कई वर्ष निकल गए तो हाई कोर्ट जाना पड़ा ये आदेश कराने के लिए कि इसको डिसाइड किया जाए केस को। हालांकि हाई कोर्ट ने 3 महीने लगा दिए एक दिन का आदेश पारित करने में, और फिर 3 महीने की डेट दे दी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सब क्या हैं? ये ईतियां हैं। तो इसके लिए वेद ने कहा कि इनका कारण कौन है? इनका कारण शासक है, जो प्रजा को किसी प्रकार से कष्ट पहुंच रहा है, क्षत हो रहे हैं, उससे बचाने की जिम्मेदारी शासक की है, सभेश की है। हम कोई धार्मिक संगठन चला रहे हैं, हमारे लक्ष्यों में यदि कमी है पूर्ति करने में, हमारे सभासद यदि असंतुष्ट हो रहे हैं और उनको लगता है कि काम ठीक ठीक नहीं हो रहा, तो दायित्व किसका है? दायित्व प्रधान का है, दायित्व मंत्री का है, दायित्व संयोजक का है कि उस व्यवस्था को सुधारे। तो मंत्र ने कहा क्षत्रस्य योनि रसी, जो क्षत्र है, जो सुख का मूल है, दूसरे शब्दों में कहें दुख से बचाने का कारण है, सुख का मूल है, वो कौन है? वो सभेश शासक है। क्षत्रस्य नाभिरसी,
और उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, वो क्या है? वो नाभि है, केंद्र है। जो नाभि है हमारी ठीक रहती है तो हम ठीक रहते हैं, और नाभि ठीक नहीं रहे तो खाना पीना भी नहीं पचता कुछ भी। तो इसलिए ऐसे ही क्षत्रस्य नाभिरसी, वो सभे सेनापति, राजा, समाज का मुखिया, परिवार का मुखिया, वो क्या है? वो सुख का केंद्र है। वो ठीक है तो सुख रहेगा, और ठीक नहीं है तो सुख नहीं रहेगा। मात्वा हिंसीन, और प्रजा का काम क्या है? मात्वा हिंसीन, वो अपने उस सभेश को, सेनापति की, राजा की अवहेलना न करे, उसके आदेश को माने। मामा हिंसी, और उसका काम है वो प्रजा को भी कष्ट ना दे। ये परस्पर अन्यो अन्य भाव है, एक दूसरे के साथ लगा हुआ है। प्रजा और राजा का, सभासद और सभासदों का, परिवार के मुखिया और सदस्यों का पारस्परिक तालमेल इस प्रकार का हो कि वो एक दूसरे के सहायक और पूरक हों। जिसका जो दायित्व है उसे निष्ठा से निभाएं तो निश्चित रूप से व्यक्ति सुखी हो सकता है, समाज सुखी हो सकता है। ये पहले मंत्र का थोड़ा सा संक्षिप्त भाव है। अब पाठ करते हैं।